नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि देश में वैक्सीन को लेकर आखिर इतनी बड़ी समस्या कैसे उत्पन्न हुई। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता पिछले वर्ष तक था, आज आखिर हम इस तरह से वैक्सीन के संकट को क्यों झेल रहे हैं। इसके पीछे किस स्तर पे लापरवाहियां कह सकते हैं या हम लोगों ने चीज़ों को अनदेखा किया। हमें ये लगा, हम भारतवासियों को, हमारी सरकार को, हमारी सीरम इंस्टीट्यूट को, कि वो हमारे जो पूरी क्षमता है उसके अनुसार हम कब वैक्सीन बनाएं जिससे हम अपनी पूरी आबादी को सुरक्षित कर सकें। सबसे पहले ये बात जब शुरू हुई कि वैक्सीन बन रहा है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो पूना में है, उसने सबसे पहले 20 अप्रैल 2020 को ये कहा कि वो कोविड महामारी के इस भयंकर स्वरूप को देखते हुए अपनी क्षमता में बहुत ज़्यादा विस्तार करने जा रहा है। उसकी उत्पादन क्षमता में बढ़ाने के बारे में उसने उसी समय सोच लिया था जब देश में दूसरा लॉकडाउन चल रहा था। किसी भी तरीके का वैक्सीन नहीं आया था, इसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट और आधार पूनावाला इस दिशा में आगे बढ़ चुके थे। इस बात को देखते हुए वैक्सीन पे दुनिया भर में रिसर्च होती रही, फिर वैक्सीन बनने शुरू हुए, कुछ वैक्सीन की रिपोर्ट्स आई, ट्रायल्स हुए जो कि अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। 26 सितंबर को एक खबर छपती है जिसमें आधार पूनावाला सीधे सीधे भारत सरकार से पूछते हैं कि क्या उसके पास 80,000 करोड़ रुपए हैं कि वो पूरे देश को वैक्सीनेट कर सके। देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए हमें लगभग इतने ही 80,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए भारत सरकार ने अवश्य अपने इस साल के बजट में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन उससे कितना वैक्सीन खरीदा गया है और उसको कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर ये 21-22 के बजट के लिए निर्धारित किया गया है और सरकार अभी शेष वित्तीय वर्ष में बहुत कुछ काम करेगी, तो उसके ऊपर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। 23 नवंबर को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के रेफरेंस से एक खबर छपती है जिसमें वो ये कहते हैं, दोनों इंस्टीट्यूट से कहते हैं कि वो अपनी वैक्सीन को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और विदेशों से मिलने वाले संभावित ऑर्डर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और निर्यात में बढ़ोतरी करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये वो समय है कि जिस समय भारत सरकार या हमारे देश में जो भी नीति लोग बना रहे थे, चाहे वो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग हों या सीधे सरकार में या जो एक्सपर्ट्स कमेटीज़ हैं, उन्होंने आखिर इस बारे में क्यों नहीं विचार किया कि देश के लोगों को वैक्सीन की एक न एक दिन आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार ने देश में वैक्सीन के रिसर्च के लिए, उसके उत्पादन क्षमता में बढ़ाने के लिए एडवांस में सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक को कितनी राशि दी, ये आज भी एक प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिना किसी बड़ी सहायता के इतनी बड़ी बीमारी से लड़ पाने की क्षमता किसी भी एक संस्थान में नहीं होती। अगर हम उस समय तैयार होते तो शायद इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आज हमारी क्षमता बढ़ी होती और जो अफरा तफरी का माहौल वैक्सीन को लेकर देश में बना हुआ है वो नहीं बनता। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से जब ये तय किया गया 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी फ्रंट लाइन वर्कर्स को, तो पहला ऑर्डर संभवतः 10 जनवरी 2021 को दिया जाता है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए जितनी कम मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में थी कि वैक्सीन कैसे खरीदे जाएंगे, कैसे सप्लाई की जाएगी, इसमें राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं था। तो इस सारी बात की जिम्मेदारी वास्तविक स्थिति के आकलन में कमी आखिर कहाँ से हुई, जिसके कारण हम लोगों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 16 जनवरी से हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। चौथे हफ्ते पे सेकेंड डोज की आवश्यकता थी, तो इसका मतलब ये था कि 4 हफ्ते बाद से हमें जिस क्षमता से हम टीका लगाने जा रहे थे उससे दोगुनी क्षमता के टीके हमें चाहिए थे। मान लीजिए हमें 100 टीका लगाना था एक दिन में, तो 4 हफ्ते के बाद से 100 नए 100 पुराने, तो हमें 200 वैक्सीन की पर डे एक केंद्र पे आवश्यकता पड़ने वाली थी, जिसके लिए हमारे पास संपूर्ण तैयारी नहीं थी। इस तरह से जब 1 मार्च से फिर बाकी लोगों के लिए ये टीकाकरण खोला गया, 60 साल से ऊपर वालों के लिए, और जो 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स थे उनके लिए खोल दिया गया। उस समय से ही कमी होनी शुरू हुई, जिसका भारत सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी मतलब आपस में इस बात को महसूस किया कि कमी हो रही है, लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी और एकदम से कोई कदम उठाए नहीं जा सकते थे। इस तरह से कमी को देखते हुए फिर 21 मार्च को अंततः फिर एक बार बैठक होती है और सरकार इसको निर्णय करती है कि जो कोविशील्ड हम चौथे हफ्ते लगा रहे थे उसका गैप बढ़ा के हम 6 से 8 हफ्ते पे कर देते हैं, जिससे कुछ नए डोजेस के लिए हमारे पास समय बच जाएगा।
हमें समय मिल जाएगा, हम नए लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन इससे भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा। इसके बाद राज्यों में और केंद्र सरकार में नोकझोंक शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास 2 दिन का वैक्सीन है या हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इस तरह की शिकायतें आज दिल्ली और बहुत सारे अन्य राज्यों से भी आ रही है। बजाय इस कमी पे ध्यान देने के केंद्र सरकार की तरफ से उल्टा पलटवार किया गया राज्य सरकारों पे कि आप डोज बर्बाद बहुत कर रहे हैं। निसंदेह पहली बार ये सब हो रहा था, बर्बादी भी हुई है, राज्य सरकारों की तरफ से भी लापरवाही हुई। लेकिन केरल सरकार ने बहुत अच्छा किया, जितनी डोजेस दी गई उससे लगभग 10% उसने अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई। उससे हमें केरल के मॉडल से हमें सीख लेनी चाहिए। इस सब के बाद भी अब जब ये कहा जा रहा है कि इसका अंतर बढ़ा के हम 12 हफ्ते तक लेके जा रहे हैं, तो इस बारे में फिर से एक बार राजनीति शुरू हो रही है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें दूसरे देशों के अनुभवों से, हर एक रिसर्च हम अपने यहाँ नहीं कर सकते, तो दूसरे देशों के अनुभवों से जो चीज़ सामने निकल के आ रही है उसके ऊपर हम सब मिल के काम करें। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसमें अपना लाभ ना देखें, क्योंकि अंततः समस्या जनता के लिए हो रही है। और लोकतंत्र में यह बात सभी को समझनी चाहिए कि जब 5 साल बाद या आपके राज्य में या केंद्र में जब चुनाव आएगा तो आपकी तकदीर का फैसला जनता जनार्दन के हाथ में होगा। आज भले ही आप उसकी किस्मत का फैसला सही गलत तरीके से कर रहे हो, लेकिन उस दिन एक बटन दबाने से आपकी किस्मत या तो जाग सकती है या पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकती है। धन्यवाद।